इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन को लेकर पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आ रही है। जहां पर बीजेपी के अपने ही नेता, यहां तक कि वरिष्ठ नेता के बाद अब एक और बड़े नेता ने बीजेपी की तरफ से अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ खोला है मोर्चा। और इसी के साथ में आपको बताएंगे किसान महापंचायत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बुलाया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों के साथ ढोल नगाड़े के साथ होली के आगमन को लेकर किसानों ने की है बड़ी तैयारी। और इसी के साथ में आगे की रणनीति को लेकर की गई है महापंचायत। क्या कुछ बड़ा फैसला लिया है महापंचायत ने, आपको बताएंगे जरूर। इसी के साथ में जानेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के मुद्दे को लेकर इस्तीफा देने की बात तक कर दी है। इसी के साथ में बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। वहीं पर आपको बताएंगे भारतीय किसान यूनियन की तरफ से राष्ट्रीय महापंचायत 21 तारीख को होने वाली है, यानी इसमें क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर भी अपडेट सामने आई है। एक एक करके चलेंगे सही महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट एक एक करके आपको संपूर्ण तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन जो 110 से ज्यादा दिनों से जारी है वह बिल्कुल ठीक है और तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने का अगर आप भी करते हैं समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें किसानों के आंदोलन के 110 दिन पूरे होने के बाद भी मोदी सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार से नियुक्त किए गए गवर्नर के पद पर मौजूद सत्यपाल मलिक की तरफ से ऐसी टिप्पणी की गई है जो अब तक का सबसे करारी टिप्पणी की तरह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आ रही है बड़ी अपडेट, जिसमें मेघालय के गवर्नर और बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता ने बयान देते हुए किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि कुतिया भी मर जाती है तो हमारे नेताओं को शोक संदेश आ जाता है, लेकिन 250 किसानों के मर जाने के बावजूद अभी तक कोई कुछ नहीं बोला है, किसी की तरफ से कोई शोक जाहिर नहीं किया गया है। मेरी आत्मा को दर्द होता है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला है जो हल हो सकता है, जो हल किया जा सकता है, बहुत दूर नहीं है, मामला निपट सकता है, लेकिन जरूरत है कि दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। और इसी के साथ में उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि किसानों के आंदोलन के कारण उनको कितना दुख हो रहा है। जिस तरह से किसानों की मृत्यु प्रदर्शन स्थल पर हो रही है उसको लेकर उन्होंने की है ये टिप्पणी। एक और जानकारी की माने तो जाते जाते आखिरकार मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यह भी कह दिया कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि मैं नुकसान कर रहा हूं तो मुझे गवर्नर के पद से मुक्त कर दे या मैं पद छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी बोलता रहूंगा। कुल मिलाकर उन्होंने किसानों की आवाज उठाकर बड़ा दूर तक संदेश दिया है। और कुल मिलाकर बीजेपी के नेता जो सवाल खड़े कर रहे थे कि ये तो किसान ही नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ना जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस तरह से सत्यपाल मलिक की तरफ से जो सरकार में है उनकी तरफ से ये बयान आने के बाद कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के जवान पर ताला लगता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि ये गोदी मीडिया के लिए भी झटका है जो आए दिन एक नए तरह का नैरेटिव बना रहा था। और इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गाजीपुर सिंगू बॉर्डर और इसी के साथ में टिकरी बॉर्डर पर इन तीनों जगह पर सबसे बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर पर पहली बार भारतीय किसान यूनियन की तरफ से महापंचायत जो हमेशा 17 तारीख को बुलाई जाती है, हर महीने वह बुलाई गई है। और इस दौरान बड़ी संख्या में महापंचायत में मौजूद रहे सभी खापों के चौधरी और इस दौरान महापंचायत नरेश टिकैत के नेतृत्व में हुआ है। आपको बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 110 दिन पूरे होने पर महापंचायत आयोजन की गई। और इस दौरान परंपरागत रूप से ढोल और नगाड़े के साथ पहुंचे किसान और इसी के साथ में एक बड़ा भव्य दृश्य देखने को मिला। और इस दौरान किसान नेताओं की तरफ से भाषण भी दिए गए हैं और ऐतिहासिक होली मनाने को लेकर भी हुंकार भरी गई है। किसान नेताओं ने कहा है कि किसान अभी से होली की तैयारी में जुट गया है। महापंचायत में स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की चौथी पीढ़ी के लोग भी मौजूद रहे। और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए 26 तारीख को जो देश भर के अंदर बंद बुलाया गया है उसको सफल बनाने को लेकर अपील की है। और इसी के साथ में 18 मार्च यानी आज देश भर के अंदर मंडियों के अंदर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, इसको लेकर भी हुंकार भरी गई है। आपको बता दें कि नरेश टिकैत ने राज्यपाल के बयान को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरह और भी लोग हैं जो सामने आएंगे। कई भाजपा के सांसद भी पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, जल्दी ही वह भी सामने आएंगे। और इसी के साथ में उन्होंने बताया है कि राज्यपाल के बयान के बाद शायद बीजेपी उनकी बातों को सुनेगी। और इसी के साथ में नरेश टिकैत ने बयान देते हुए कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किसानों और सरकार के बीच में मध्यस्थ के लिए आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा था कि किसानों को खाली हाथ दिल्ली से नहीं भेजा जा सकता, एमएसपी पर कानून तो कम से कम बनाना पड़ेगा। और इसी के साथ में नरेश टिकैत की तरफ से भी ये बड़ा बयान सामने आया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें किसानों के मामले को लेकर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि वो चीन की अकड़ के आगे तो झुक गए हैं, लेकिन किसानों की मांगों पर नरमी नहीं दिखा रहे हैं। स्वामी ने कहा कि चीन की भाव भंगिमा अब तक ठीक नहीं हुई है, फिर भी मोदी सरकार उससे रिश्ते दोबारा सामान्य करने को लेकर प्रयास कर रही है। वहीं पर चीन के साथ व्यापार भी सामान्य स्तर पर जा रहा है। राष्ट्रपति सी जल्द ही हमारे सरकारी अतिथि होंगे, लेकिन वो यानी मोदी किसानों से कड़ाई से निपटना चाहते हैं। हजारों किसान खुली जगह में सत्याग्रह कर रहे हैं, साहस का ऐसा एक तरफा प्रदर्शन क्यों हो रहा है, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और कुल मिलाकर बीजेपी
के नेताओं को दिया है संकेत और कहा है कि किसानों से बातचीत अगर नहीं करेगी मोदी सरकार तो इसका बड़ा नुकसान राजनीतिक स्तर पर भी होने वाला है। और एक और जानकारी की माने तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से राष्ट्रीय महापंचायत बुलाने को लेकर तैयारी बड़ी कर ली गई है। आपको बता दें कि 112वें दिन जहां पर एक और महापंचायत बुलाई गई थी, वहीं पर दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के भी इस दौरान मौजूद रहे। और इसी के साथ में बताया गया है कि 21 मार्च को अमरोहा के अंदर राष्ट्रीय महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरेश टिकैत को बुलाया जाएगा। और इसी के साथ में 3 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष गाजीपुर बॉर्डर पर पंचायत को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ आगे की रणनीति भी तैयार हो गई है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो किसानों के कर्ज माफी के मामले को लेकर जो प्रमाण पत्र जारी किए गए थे वे सारे कबाड़ी की दुकान में बड़ी संख्या में मिले हैं, जिसको लेकर विपक्षी नेताओं की तरफ से कई सारे सवाल खड़े किए गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंदर कबाड़ में मिले हजारों किसानों के जय किसान फसल ऋण माफी योजना के महंगे एसीपी सीट पर बने हजारों प्रमाण पत्र ने प्रदेश के अंदर एक बार फिर से राजनीति को तेज कर दिया है। और इस दौरान उज्जैन पहुंचे नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं और कमलनाथ सरकार के दौरान बांटे गए इन प्रमाण पत्रों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पलटवार सामने आया है और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप मढ़ दिया है। और इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर किसानों के पक्के मकान बनने को लेकर की गई थी बड़ी कार्रवाइयां, कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद किसानों ने फैसला लिया है कि अब पक्के मकानों का निर्माण नहीं किया जाएगा बल्कि झोपड़ियां बनाई जाएगी। और ये झोपड़ियां तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेगी। इसी के साथ में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और ऐसे में लंबा आंदोलन को लेकर भी पूरी रणनीति बना ली गई है। एक और जानकारी की माने तो राज्यपाल के कोटे से एनडीए के 12 एमएलसी घोषित किए जाने के बाद से अब एक बार फिर से बिहार के अंदर जबरदस्त पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जहां पर जीतन राम मांझी ने भी अपना विरोध जता दिया है। और इसी के साथ में मुकेश सहनी को तो फिर भी कुछ नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि बिहार के अंदर 12 ऐसी सीट थी जो एमएलसी के तौर पर राज्यपाल अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके नियुक्त करने वाले थे, और ऐसे में 6 बीजेपी के और 6 जेडीयू के नियुक्त कर दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के और सहयोगी दल चाहे हम पार्टी हो या फिर विकासशील इंसान पार्टी हो, दोनों को कुछ नहीं मिला। और ये बड़ी बात है कि आरएलएसपी के विलय के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बना दिया गया है। दरअसल दोस्तों एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड व भारतीय जनता पार्टी ने 6-6 सीटें बांट ली है, जिसको लेकर हम पार्टी तथा विकासशील इंसान पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर विरोध जाहिर कर दिया है। आपको बता दें जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े करते हुए बताया कि इस तरह से एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल होते हैं और अगले दिन उनको एमएलसी बना दिया जाता है, ये गलत है। और इसी के साथ में जेडीयू की सूची आने के बाद से जनता दल यूनाइटेड में भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें जेडीयू के भी नेता ने सवाल खड़े किए हैं, जिसमें जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया है, जेडीयू में निष्ठा और योग्यता की कोई पूछ नहीं है, ये सवाल खड़ा किया है जनता दल यूनाइटेड के अपने ही प्रवक्ता ने। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर कई सारे ओपिनियन पोल आ रहे हैं और इस बीच एक और ओपिनियन पोल हमारे हाथ लगा है, जिसमें आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर साइनिंग इंडिया ओपिनियन पोल के नतीजे बता रहे हैं कि इस बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 168 से ज्यादा सीटें मिल सकती है और 168 +- 11 सीटें यानी 157 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 179 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 89 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी 100 तक पहुंच सकती है या 100 से नीचे 78 तक पहुंच सकती है। इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं पर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 35 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ में आपको बता दें कि आदर्श को 2 सीटें मिलने का दावा किया गया है इस ओपिनियन पोल के अंदर में। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, अपनी प्रतिक्रिया लिखकर जरूर जताइएगा। और एक और जानकारी की माने तो असम के अंदर सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से ये बयान सामने आया है। असम के विधानसभा के लिए 3 चरणों के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव है। इसको लेकर ताबड़तोड़ रैलियां चल रही है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच में मुकाबला है। बीजेपी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असम में जैसे अन्य राज्यों के अंदर सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि असम में पहचान की राजनीति का भी स्थान महत्वपूर्ण है। सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए पहचान का मुद्दा भी काफी अहम होता है। बीजेपी के नेता ने यह दावा कर दिया है कि खाली विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इससे पहले लोग पीछे बोलते थे, लेकिन अब ये खुले तौर पर बोल रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो नंदीग्राम और हल्दिया के अंदर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है शुभेंदु अधिकारी का। इसलिए टीएमसी ने मांग की है कि इलेक्शन कमीशन शुभेंदु अधिकारी का नामांकन को रद्द कर दे। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट पर चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का नामांकन रद्द करने को लेकर बुधवार को इलेक्शन कमीशन से मांग की है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया है कि शुभेंदु अधिकारी का नाम हल्दिया विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भी नजर आ रहा है। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया जो काफी बड़ा विवादित बयान है। आपको बता दें कि इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का विरोध तो चल ही रहा है, साथ ही साथ सलट के अंदर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में 17 अप्रैल को मतदान और 2 मई को मतगणना होने वाली है। इसको लेकर भी ऐलान किया गया है। एक और जानकारी
जानकारी की माने तो नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जा रहा है पंजाब का उप मुख्यमंत्री। क्या इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और अरविंदर सिंह ने मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला ले लिया है क्या, क्योंकि मीडिया के अंदर इस तरह की रिपोर्टें भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी नाराजगी पहले भी पार्टी को जाहिर कर चुके हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि वह जनता के लिए काम करना चाहते हैं। एक और जानकारी की माने तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने फिर दोहराया अपना वादा, विधानसभा चुनाव से पहले घोषित करेंगे सीएम कैंडिडेट। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा देने को लेकर वादा कर दिया है। एक और जानकारी की माने तो बंगाल में बीजेपी और कांग्रेस को लगेगा झटका। ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार करने आएंगे दो बड़े नेता। आपको बता दें कि मिल रही खबर है जिसमें अप्रैल के प्रथम सप्ताह के अंदर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार अपनी पत्नी और बेटी के साथ कोलकाता में ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए आ सकते हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई देंगे, जिससे बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार को पत्र लिखकर इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर कर दी है। इसी के साथ में क्या अखिलेश यादव भी पश्चिम बंगाल में जाकर प्रचार करेंगे, इसको लेकर अभी पूरा खुलासा तो नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात तय है कि राज्य के चुनाव काफी ज्यादा टफ होने वाला है और एक तरफ तेजस्वी यादव अपने समर्थकों से ममता बनर्जी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार से बचे कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी के चीफ शरद पवार और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर भेजा है। एक और जानकारी की माने तो बंगाल में पर्यवेक्षक भास्कर भट्टाचार्य ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए उम्मीदवारों के चयन को लेकर आपत्ति जाहिर की है। भाजपा के पर्यवेक्षक व पार्टी के वरिष्ठ नेता भास्कर भट्टाचार्य ने उम्मीदवारों के चयन पर आपत्ति जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भास्कर भट्टाचार्य पेशे से वकील है और श्री रामपुर के रहने वाले हैं। उन्हें पार्टी ने फिलहाल कोलकाता उत्तर के पर्यवेक्षक का दायित्व दिया है। इस दायित्व को निभा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पत्र में लिखकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। और एक और जानकारी की माने तो टीएमसी का चुनावी घोषणा पत्र जाहिर हो गया। 1 साल के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से कुछ बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि रोजगार तो अहम मुद्दा रहेगा ही और इसी के साथ में गरीबों को फ्री में भोजन के साथ साथ कई सारे बड़े वादे किए गए हैं। एक और अपडेट की माने राजस्थान के अंदर बीजेपी कांग्रेस के लिए अब मूंछों की लड़ाई बन गया है। उपचुनाव दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 4 में से 3 सीटों पर उपचुनाव सरगर्मियां लगातार तेज हो गई है। दरअसल 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 2 सहाड़ा और सुजानगढ़ पर कांग्रेस का कब्जा था, तो राजसमंद सीट भाजपा की किरण महेश्वरी के निधन के बाद खाली हो गई थी। दोनों दलों के बीच में ये उपचुनाव मूंछ की लड़ाई बन गए हैं। तीनों सीट पर 7 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और तय करने वाले हैं कि अशोक गहलोत और बीजेपी में से किसके समर्थन में उतरेंगे। और एक और जानकारी की माने तो स्टूडेंट को 10 लाख का लिमिट का क्रेडिट कार्ड, तो विधवाओं को 1000 रूपए। ममता बनर्जी ने कई सारे और भी वादे किए हैं। इसी के साथ में उन्होंने बड़े बड़े वादे करते हुए राज्य के अंदर एक बार फिर से सरकार बनाने को लेकर दावा ठोका है। माँ माटी मानुस के इर्द गिर्द उनका पूरा मैनिफेस्टो रहा। और एक और जानकारी की माने तो उदयपुर के अंदर बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए, जमकर एक दूसरे को दी है गालियां। राजस्थान के उदयपुर के अंदर कांग्रेस की नीतियों को कोसने को लेकर एक मंच पर पहुंचे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता आपस में भिड़ गए। नौबत इतनी आ गई कि गाली गलौज देने लगे, वो भी प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के सामने। मंच पर जिस वक्त ये भगदड़ और हुड़दंग हुआ, उस वक्त खुद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान भी वहाँ मौजूद थे। न केवल बीजेपी पदाधिकारी आपस में एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दिए, बल्कि एक दूसरे को जमकर गालियां देने लगे। वहीं पर आ रही है एक और बड़ी अपडेट, जिसमें बंगाल के अंदर बगावत का दौर लगातार जारी है। मंत्री, सांसद से लेकर कई सारे नेता अब बगावत के रुख पर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि सीट बंटवारे के बाद से ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इसका एक सिलसिला दिखाई दे रहा है। शुरू से ही लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि सांसदों ने भी अपना विरोध जाहिर कर दिया है। जिसके बाद बीजेपी के पार्टी के आला कमान की तरफ से दिल्ली के अंदर भी बैठकें की जा रही है और मामले को सुलझाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी में मामला कितनी जल्दी सुलझेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आने लगे हैं और इस तरह से आपस का विवाद आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं न कहीं बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। और एक और अपडेट की माने तो जंतर मंतर से केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि ये जनता के साथ धोखा हो रहा है। इस तरह से किसी राज्य सरकार की ताकतों को कमजोर नहीं किया जा सकता और इस तरह से कानून लाकर कुछ भी मन माने ढंग से नहीं करने देंगे। और एक और अपडेट की माने तो पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हमें पीटते थे, अब बीजेपी भी ऐसा कर रही है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपने चोट को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी को दोषी बताते हुए जमकर हुंकार भरी है। और एक और जानकारी की माने तो कोरोना पर मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुए योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर सवाल खड़ी कर रही थी बीजेपी के नेता और कह रहे थे कि ममता बनर्जी चुनाव में इतनी व्यस्त हो गई हैं कि उनको गवर्नेंस से कोई मामला और कोई लेना देना नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर ये बैठक बुलाई है। इसमें ममता बनर्जी को जाना चाहिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद ये खबर भी सामने आ गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री असम में प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए और इसीलिए कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि एक और तो पश्चिम बंगाल में ही चुनाव है और वहाँ की मुख्यमंत्री नहीं आ रही है और उसका बड़ा कारण भी हो सकता है क्योंकि वो काफी बिजी है। वहीं पर दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश छोड़कर असम के अंदर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसीलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाए। उनकी जगह पर राज्य प्रशासन के कई लोग मौजूद रहे। और एक और जानकारी की माने तो यूपी में बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी पंचायत चुनाव में नई रणनीति बनाते हुए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी के साथ में आपको बताते चले वायुसेना का MiG-21 विमान हुआ हादसे का शिकार, ग्रुप कैप्टन की मौत हो गई है। उनको देते हैं हम लोग श्रद्धांजलि और उनका बलिदान भी हमें याद रहेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के कैप्टन की मृत्यु को लेकर सभी लोग अपनी शोक व्यक्त कर रहे हैं और परिवार के सदस्यों के साथ मजबूती से कठिन समय में खड़े हैं। और इसी के साथ में एक और अपडेट आ रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं शरद पवार। इसको लेकर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि येचुरी से उनकी बातचीत चल रही है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। एक और जानकारी आ रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु के 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पुडुचेरी के अंदर 14 कैंडिडेट के लिस्ट जारी किए गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नारायण स्वामी को इस बार दिया ही नहीं गया टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसके लिए 2 बड़े कारण है। एक तो राहुल गांधी के साथ बैठक में उन्होंने ट्रांसलेशन गलत करके अपनी तारीफ कर ली थी और उसके बाद से जो सरकार गिरी है, ये 2 बड़े मामले हैं जिसको लेकर नारायण स्वामी को कांग्रेस पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया है, यानी सजा दी गई है उनको। और एक और जानकारी की माने तो नीरव मोदी ने कांग्रेस पार्टी को क्या 98 करोड़ रुपए का चेक दिया था। सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ऑल्ट न्यूज ने किया फैक्ट चेक और पता किया तो ये पूरी तरह से खराब है, जानकारी और फेक न्यूज है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा दिए गए बयान पर अमिताभ बच्चन की नातिन का करारा जवाब, कपड़ों से पहले बदले अपनी मानसिकता, इस तरह से उन्होंने बयान दिया है। और एक और जानकारी की माने तो शराब, नकदी और ड्रग्स के मामले को लेकर अब तक 331 करोड़ का सामान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिल चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि चुनाव में किस तरह से भारी भरकम राशि का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बड़ी बात ये नहीं है, इसमें कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो बैन हैं, बावजूद इसके इनको ट्रांसफर कराने को लेकर बड़ी बड़ी कोशिशें लगातार जारी है। और एक और जानकारी की माने तो पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए सारी डिटेल दी गई है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जमकर विरोध किया है। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया। एक और अपडेट की माने तो ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में पहुंचे बीजेपी के सांसद रवि किशन, कहा कोलकाता में मुझे हेलीकॉप्टर से उतरने नहीं दिया गया, इजाजत नहीं दी गई और सत्ता परिवर्तन को लेकर हुंकार भर रहे हैं। हालांकि चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कैसे नतीजे रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे रवि किशन, लेकिन नतीजा आपने देख ही लिए। एक और अपडेट की माने तो भाजपा ने मेरी टांग तोड़ी है, सीएम ममता बनर्जी का आरोप, उन्हें वोट मत देना, धर्म का पालन भी नहीं करने देंगे। वहीं लखनऊ के अंदर अपराधी बेलगाम, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल और असम के अंदर कानून व्यवस्था सुधारने में व्यस्त हो गए हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर यह टिप्पणी की है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ असम वगैरह में जाकर बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन आए दिन ऐसी ऐसी घटना देखने को मिलती है जो स्पष्ट दिखाता है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था कितनी खराब है। एक और जानकारी की माने तो खट्टर सरकार ने पिछले कार्यकाल में हरियाणा को लगाया हजारों करोड़ का चूना। कैग के खुलासे के बाद विपक्षी पार्टियों ने जमकर मोर्चा खोला है। हरियाणा सरकार के घपलों और घोटालों पर चर्चा से बचने के प्रयास के तहत बजट सत्र में समय से कैग रिपोर्ट न रखने को लेकर गंभीर मामले पर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। और ऐसे में ये बड़ी अपडेट है जहां पर विपक्षी पार्टियों ने जमकर मोर्चा खोला है। और अगर ऐसे में आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को दबाइए, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।